हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि उसका विकास कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसा था, उसकी स्थितियों के बारे में हमने हमने कल अध्ययन किया। आज हम उसकी विशेषताएं और उसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति कैसी थी, क्या ऐसी कारण थी जिससे उस सभ्यता का अंत हो गया। आज की वीडियो में हम इस तरह की चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के घाटी में अवस्थित एक विशालतम नगरीय सभ्यता थी, जो विश्व की पहली नगरीकृत सभ्यता थी। और हमने ये बात भी जाना कि उनका नगरीकरण आज के हमारे नगरीकरण से भी काफ़ी अच्छा था, यानी उनका प्लानिंग आज के नगर से भी काफ़ी उन्नत था। और आज हम देखेंगे कि अगला क्या है, यानी वो किस तरह की शासन व्यवस्था में रहते थे, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक क्रियाकलाप क्या थे, वो किस तरह से अपने नगरों का निर्माण करते थे, किन किन चीज़ों से वे परिचित थे। आज इन सब टॉपिक पे एक डीपली डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले उसकी राजनीतिक स्थिति की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वे लोग राजनीतिक तौर पे एक गणतंत्रात्मक शासन माना जा सकता है, यानी वहाँ की शासन पद्धतियाँ जो थी वो जनतांत्रिक पद्धति थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जनता द्वारा चुना गया या जनता के बीच के ही प्रतिनिधि कोई शासन करते थे, क्योंकि उन लोगों का व्यापार और वाणिज्य काफ़ी उन्नत था, यानी उन लोगों ने अपने व्यापार का काफ़ी विस्तार किया था, यानी विदेशों तक, दूसरे दूसरे देशों तक। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी शासन प्रणाली, यहाँ के प्रमुख वणिक वर्ग रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह की वाणिज्य और व्यापार की उन्नति दिखाई पड़ती है, इतिहासकारक हंटर के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की शासन व्यवस्था वणिक वर्ग के हाथ में हो सकती है, और ये वणिक वर्ग में भी वो जनता द्वारा चुन के आते थे या जनता के प्रतिनिधि होते थे। ये उनकी महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थिति कह सकते हैं। स्टुअर्ट पिक्ट के अनुसार जाने तो इस शहर की दो राजधानियाँ थीं, यानी इस सभ्यता में कुल जुड़वा राजधानियाँ थीं, यानी हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों की राजधानी होने का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि दोनों ही शहर काफ़ी विकसित थे। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इनकी जुड़वा राजधानियाँ थी, यानी हड़प्पा और मोहनजोदारो। चलिए अब इसकी सामाजिक स्थिति के बारे में जानते हैं, यानी किस तरह का समाज था। सामाजिक तौर पे देखा जाए तो परंपरागत रूप से समाज का इकाई परिवार होता था, और कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि उस समय का समाज मातृसत्तात्मक यानी मातृ प्रधान था, यानी स्त्रियों की स्थिति काफ़ी मजबूत थी। इसका मुख्य कारण है मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिलना, मुहरों पर चित्र अंकित होने से जो प्रमाण मिला है, इससे पता चलता है कि उस समय महिलाओं की स्थिति काफ़ी मजबूत थी, और हो सकता है कि शासन की बागडोर महिलाओं के हाथ में थी, यानी मातृसत्तात्मक हो सकती है। वैसे तो सैंधव समाज कई वर्गों में विभाजित था, जिसमें पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुल्हे, श्रमिक, यानी कई वर्गों में विभाजित था। लेकिन सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी वर्ग का था तो वो था व्यापारी वर्ग।
इसका प्रमुख कारण था उसकी व्यापार की स्थिति का काफ़ी मजबूत होना, जिससे पता चलता है कि व्यापार यानी और एक और कारण माना जा सकता है मातृसत्तात्मक होने का समाज का, क्योंकि पुरुष वर्ग व्यापार करने के लिए चले जाते थे, इसीलिए सत्ता की बागडोर महिलाओं के हाथ में अक्सर होती थी। इससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय का समाज मातृसत्तात्मक हो सकता है और उस समय के समाज में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के होते थे, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। वे लोग आभूषण भी पहनते थे, जिसमें सोने चांदी माणिक्य से बनाए हुए चीज़ें पहनते थे और बहुत सारे प्रथाएं भी प्रचलित थी, जैसे वे लोग जंतर पहनते थे। इससे इस बात का प्रमाण लगता है तो उस समय के समाज में ये भी विद्यमान था, यानी उनका ये भी विश्वास था कि इस दुनिया से बाहर की भी एक दुनिया होती है, यानी भूत प्रेत जादू टोने ये समाज में ये भी चीज़ें विद्यमान थी, यानी अंधविश्वास भी था समाज में। लेकिन व्यापार के उन्नत होने के कारण यह बताया जा सकता है, यानी यह एक व्यापारिक सभ्यता थी जिसके कारण यहाँ की सत्ता माताओं के हाथ में यानी महिलाओं के हाथ में थी, इसीलिए इसे मातृसत्तात्मक बताया जाता है। वैसे समाज कई वर्गों में विभक्त था, समाज में विभिन्न तरह के लोग रहते थे, कई प्रथाएं प्रचलित थी। समाज के गरीब वर्ग जो थे मुख्यतः जो आभूषणों का प्रयोग करते थे, जिसमें हाथी के दांत, शंख, अलंकरण, चूड़ियाँ आदि का प्रयोग था। और 3 प्रकार से शवों का समाधान पूर्ण किया जाता था, यानी अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसका समाधान जो होता था वो 3 तरह की विधियां विराजमान थी उस समय में भी, जैसे दफनाने की परंपरा, दाह संस्कार यानी सबको जलाने की परंपरा, और ये भी था कि सबको जलाते भी थे और वैसे भी रख देते थे, यानी आंशिक दाह बोल सकते हैं। इस तरह की परंपराएं भी विद्यमान थी। और सती प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है कि सती प्रथा भी हो सकता है उस समय में प्रचलन में रहा होगा। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है, क्योंकि यहाँ पे R37 कब्रिस्तान मिला है, यानी जुर्बा कब्रिस्तान, यानी स्त्री और पुरुष का एक साथ होने का भी साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता है कि सती प्रथा प्रचलन हो सकता है। अब इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता जो थी ये मुख्य रूप से व्यापार पे निर्भर थी। लेकिन व्यापार कैसे करते हैं, यानी कृषि अवशेष को ही वे व्यापार के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते थे, यानी इनका आर्थिक जीवन मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, व्यापार तथा उद्योगों पे निर्भर था, यानी इन सभी चीज़ों पे उनका आर्थिक जीवन निर्भर होता था। सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य पेशा जो था वह कृषि और व्यापार था, साथ में पशुपालन भी वे किया करते थे, यानी मुख्य रूप से यह नगरीय और व्यापारिक सभ्यता थी। कृषि का होना तो लाजमी है, यानी बिना कृषि का व्यापार होगा ही नहीं, इसीलिए इसे कृषि, पशुपालन, व्यापार और उद्योग विभिन्न तरह की प्रचलित थी, यानी आर्थिक गतिविधियां प्रचलित थी। और आर्थिक स्थिति से ये सभ्यताएं काफ़ी मजबूत थी। इसका प्रमुख कारण था कृषि अधिशेष, यानी कृषि अधिशेष क्या है, क्या कारण था जो कृषि अधिशेष होता था और ये सभ्यता इतना संपन्न कैसे हुई, इनके क्या कारण थे, मुख्य आधार क्या थे। इसका सबसे बड़ा कारण था नदी, यानी जिस क्षेत्र में ये लोग रहते थे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है, यानी 7 नदियों वाला क्षेत्र, जहाँ पे सिंधु सबसे बड़ी नदी थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हर वर्ष बाढ़ आने के कारण वो अपने साथ उर्वरक मिट्टियों को बहा कर लाती थी और उसमें परत जमा देती थी, जिसमें कृषि करने से काफ़ी मात्रा में कृषि होता था।
जिसके कारण वो कृषि अधिशेष यानी जितना वो उपयोग नहीं कर पाते थे उससे अधिक यानी जो बच जाता था उनके उपयोग के बाद, वही कृषि अधिशेष है, वो हुआ करता था। जिसके कारण इनका अर्थव्यवस्था, इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत थी, जिसके कारण इन्होंने ये नगरों का विकास कर पाए। यानी इतने बड़े बड़े नगर का जो उन्होंने निर्माण किया, यानी इसका मतलब है उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत थी, यानी कृषि बेहतर होता था। और कृषि में मुख्य रूप से वो जिन औजारों का प्रयोग करते थे उसमें पत्थर, कांच से बने उपकरण, लोहा का उस समय आविष्कार नहीं हुआ था। यानी खेती में मुख्य रूप से पत्थर और कांच के बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। और इनके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार देखें, यानी ये किन किन फसलों का मुख्य रूप से उत्पादन करते थे, तो प्रमुखता से यह गेहूं और जौ की खेती किया करते थे। यानी गेहूं और जौ की खेती काफ़ी होती थी। और सूती वस्त्रों के अवशेष से ज्ञात होता है कि सैंधव निवासी यानी सिंधु सभ्यता के निवासी कपास की भी खेती किया करते थे। यानी ये लोग गेहूं, जौ और कपास की भी खेती किया करते थे। यहीं के निवासियों से विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती की प्रारंभ की थी। यानी सबसे पहले विश्व में कहीं कपास की अगर खेती हुई थी तो वो सिंधु सभ्यता में ही हुई थी। यानी भारत यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही सबसे पहले कपास की खेती का साक्ष्य मिलता है। और हमने आपको ये बताया कि इस समय के किसान वर्ग जो थे वो अधिशेष उत्पादन करते थे। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? ये अधिशेष उत्पादन करते थे क्योंकि इन्होंने नगर में अनेक भंडारण की सुविधाएं बना रखी थी, यानी अन्नागार बनाए थे खाद्य को सुरक्षित रखने के लिए। यानी खाद्य को या कोठार इसीलिए बनाएंगे क्योंकि उनका अधिशेष उत्पादन करता था, जिनका उपयोग नहीं कर पाते थे उससे ज़्यादा उत्पादन होता था। इसीलिए इसमें भंडारण और अन्नागार के भी कई सारे साक्ष्य मिले हैं। और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुयात में होता था। यानी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी काफ़ी प्रचलित थे, जिसमें बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ते, खरगोश, हिरण यानी इत्यादि कई चीज़ों की होती थी। कृषि के साथ साथ यानी ये सारी चीज़ें भी प्रचलित थी। कुछ इतिहासकारक कहते हैं जो गाय की जानकारियाँ नहीं मिलती, यानी गाय नहीं होते थे। अंग्रेज़ों ने आरंभ में कहा था कि इस समय के सभ्यता के लोगों को गाय के बारे में जानकारियाँ नहीं थी। फिर उनका मजाक बनाया गया कि बैल की जानकारियाँ थी और गाय की नहीं थी। यानी ये एक इलॉजिकल टाइप से था उनका कहना, क्योंकि उन्होंने इस बात का अनुमान लगा क्योंकि उनको ऐसा साक्ष्य सही में कहीं नहीं मिला। लेकिन ये बात तो सत्य थी, अगर बैल होंगे तो गाय तो होगा ही, क्योंकि कुबड़दार विषव की मोहरों का अंकन बहुत मात्रा में मिला था। और पशु का इस बात से भी साक्ष्य मिलता है क्योंकि वो कृषि करते थे और कृषि में मुख्य रूप से भैंसों और बैलों का उपयोग करते थे। बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का मुख्य रूप से उपयोग करते थे कृषि के सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, यानी बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता था। क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण के लिए पशुओं की आवश्यकता होती थी, कृषि के लिए पशुओं की आवश्यकता होती थी। ये भी पूर्वाग्रह था कि उन समय के लोगों को घोड़ों का ज्ञान नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था। सैंधव के निवासी घोड़े से परिचित थे। इसके कई सारे साक्ष्य मिले हैं। जैसे ये पूछ सकता है आपको क्वेश्चन, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को घोड़ों का ज्ञान था? तो उन लोगों को घोड़ों का ज्ञान था क्योंकि इनके साक्ष्य हमें सुरकोटरा, लोथल और रंगपुर से प्राप्त होते हैं। सुरकोटरा से हमें अश्व की अस्थियां यानी घोड़े की हड्डियां मिली हैं। सुरकोटरा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली हैं तथा लोथल और रंगपुर से अश्व की
मृण मूर्तियाँ भी मिले हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि उस समय के लोग घोड़े से प्रचलित थे। और टेराकोटा में बनी मुहरों पे घोड़े की मूर्तियाँ बनी हुई थी। यानी इस बात से प्रमाणित होता है कि उस समय के लोग घोड़े से भी प्रचलित थे, परिचित थे। लेकिन वो घोड़े का अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि घोड़ा का अधिकतम उपयोग वहाँ पे होता है जिस संस्कृति में युद्ध की बहुतायता रहती है, यानी जहाँ पे युद्ध की स्थिति ज़्यादा रहती है उस समय, क्योंकि वैदिक सभ्यता में घोड़ों का काफ़ी उपयोग मिलता है, जानकारियाँ मिलती हैं, क्योंकि वे लोग युद्ध में विश्वास रखते थे, यानी युद्ध करते थे, जिसके कारण उनके समय घोड़ों का प्रचलन काफ़ी अधिक था। लेकिन सिंधु सभ्यता में घोड़ों का प्रचलन काफ़ी अधिक नहीं था। कृषि और पशुपालन के अलावा उद्योग और व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हुआ करते थे, जिसमें वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था, क्योंकि कपास की खेती होती थी तो कपास का उपयोग क्या होगा, वस्त्र बनाने में, यानी वस्त्र निर्माण भी काफ़ी मात्रा में, यानी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मोहरों से भी प्रचलित थे, यानी मोहरों का भी, उनके मोहर का आकार जो था वो त्रिकोणाकार, चौकोर और गोलाकार भी होता था, यानी कई तरह के मोहरों का वे लोग प्रयोग करते थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता के मोहर और वस्तुएं पश्चिम एशिया तथा मिस्र से प्राप्त हुई है। यानी मिस्र और मेसोपोटामिया से भी हमें इस बात का साक्ष्य मिलता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों का हमें प्राप्त होता है। अब चलिए इसकी धार्मिक स्थितियों के बारे में जानते हैं, यानी उन समय के लोगों का धार्मिक विश्वास क्या था, यानी वो किस तरह के धर्मों का पालन करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग मानव, पशु और वृक्ष तीनों रूपों में ईश्वर की उपासना करते थे, यानी वो मानव रूप में भी, पशु के रूप में भी और वृक्ष के रूप में भी ईश्वर की उपासना करते थे। और ये हमने आपको बताया था कि उस समय के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में भी विश्वास रखते थे, क्योंकि बड़ी संख्या में ताबीजों की प्राप्ति हुई, यानी इससे अंधविश्वास का पता चलता था, यानी उनको विश्वास था कि इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है। भक्ति और परलोक जैसी अवधारणाएं भी धार्मिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग थे, यानी भक्ति एवं पारलौकिक यानी दूसरा लोग, भक्ति भी करते थे ये लोग, दूसरे लोगों की चिंता भी करते थे, जो इस जन्म में अगर हम अच्छा करेंगे तो दूसरे जन्म में हमको अच्छा मिलेगा, यानी स्वर्ग की प्राप्ति, इस तरह की कुछ बातें होती थी। ये लोग यज्ञ से भी परिचित थे और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे, क्योंकि कालीबंगा से अग्नि वेदिका का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी अग्नि कुंडों का। इससे इस बात का पता चलता है कि ये लोग यज्ञ से भी परिचित, और भी कई सारी चीज़ों की ये लोग पूजा करते थे, जिसमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियाँ, यानी मातृ देवी की भी उपासना करते थे। पशुपति शिव की उपासना, क्योंकि कुछ लिंगें प्राप्त हुई, जिससे ज्ञात होता है कि वे लोग पशुपति शिव यानी लिंग की और योनि की पूजा करते थे। नाग की पूजा, वृक्ष की पूजा, पशु की पूजा, अग्नि की पूजा, जल की पूजा आदि प्रचलित थे, यानी ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा करते थे, और साथ साथ पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। यहाँ से स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले हैं। सूर्य के पूजा का भी साक्ष्य मिला है, और हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है, यानी ये धरती माता हो सकती है, यानी धरती माता की भी ये लोग पूजा करते थे, यानी एक स्त्री के गर्भ से पौधों को निकलते हुए दिखाया गया है, जैसे धरती के गर्भ से पौधों का निकलता है, यानी वे लोग धरती माता की पूजा करते थे।
और मोहनजोदारो से प्राप्त एक मुहर पर पद्मासन मुद्रा में एक 3 मुख वाला पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठा है, जिसके सिर पर 3 सिंह है। यानी ये भी कोई देवता थे, शायद ब्रह्मा हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई इस तरह की जानकारियां नहीं है। सिर्फ ये बताया गया है कि ये 3 मुख वाले एक देवता भी हुआ करते थे, जिनके बाएं ओर गेंडा एवं भैंस, दाईं ओर हाथी और व्याघ्र होते थे, और आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हुए थे। यानी शायद यही पशुपति शिव थे। यानी पशुपति शिव की उपासना जो करते थे ये लोग, यानी शायद यही पशुपति शिव हुआ करते थे। ये तो था इसका सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा कारण है जो इतनी विशाल, इतनी बड़ी सभ्यता का पतन हो गया। कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण ये विशालतम सभ्यता का पतन हो गया, जो कि लगभग 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में फैली एक विशालतम सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया? अगर हम इसकी पतन की बात करें तो विद्वानों ने इसके बारे में कई मत दिए हैं। यानी कई ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं जो इस सभ्यता के पतन का कारण हो सकती है। KUR कनेडी का मानना है कि कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा हुई, यानी भूकंप हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, कुछ भी ऐसी घटना थी जिसके कारण इतनी बड़ी सभ्यता का अंत हो गया। जॉन मार्शल साहब का कहना है, यानी ये बातें याद रखिएगा, थोड़ा मतलब पढ़ लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को। यानी जॉन मार्शल साहब का कहना है कि प्रशासनिक स्थिरता हो सकती है जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर का कहना है कि बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण को इसके विनाश का कारण मान सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ही आर्यन यानी वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था, इसीलिए ये ऐसा कहते हैं। लेकिन ये बातें सत्य नहीं है। ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं जिससे हमें प्राप्त होता है कि आर्य मूल रूप से भारत यानी ये भारतीय महाद्वीप के ही निवासी थे। यानी इस तरह की बातें पूर्वाग्रहों से एकदम बंधी हुई थी। अंग्रेज थे तो कुछ तो करते डिवाइड रूल वाला, इसीलिए इन्होंने उस समय में इस तरह की सिद्धांतें दी जो आर्य इन्वेजन थ्योरी बोलते हैं। लेकिन सबसे जो प्रामाणिक बात मानी जाती है वो है बाढ़, यानी प्राकृतिक आपदा। यानी हो सकता है बाढ़ के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया, क्योंकि ये सभ्यता चारों ओर से नदियां थी, कई सारी नदियां थी, और नदियां काफ़ी विशाल हुआ करती थी। सिंधु, रावी, सतलज, सरस्वती नदी उस समय में सबसे बड़ी नदी थी। इस पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी सरस्वती नदी थी। यानी आज के सिंधु, गंगा, गंडक, ब्रह्मपुत्र, इस सबसे बड़ी नदी थी सरस्वती नदी। यानी ऐसा माना जाता है कि सिंधु और सरस्वती जैसी नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, क्योंकि अक्सर इस क्षेत्र में बाढ़ आया करता था। यानी इस बात से यह अनुमान लगाया जाता है कि नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, जिसके कारण इस सभ्यता का संपूर्ण विनाश हो। यानी ये बहा के ले गया पूरा मोहनजोदारो और हड़प्पा को, जिसके बाद यहाँ के लोग विस्थापित हो गए, यानी कई जगह फैल गए, यानी गंगा के मैदानों में आके बस गए, और इन्होंने ही वैदिक सभ्यता का विकास किया। यानी फिर से ग्रामीण वो वाला जो हम पढ़े थे 3500 से 1900, 1900 से 1750, यानी इस तरह की चीज़ें जो पढ़े थे, यानी वो पहले ग्रामीण अवस्था में थे, फिर ग्रामीण से गए नगरीय अवस्था में उन अपने विकास के चरम सीमा, और फिर कुछ ऐसा कारण हुआ जिसके कारण फिर से वो ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गए। यानी इसका मुख्य कारण बाढ़ को माना जाता है। यानी बाढ़ के कारण ही इस सभ्यता का विनाश हुआ। यानी ये थ्योरी जो देते हैं उन साहब का नाम है जॉन मार्शल मैके
एवं SRR, जिसको सबसे प्रामाणिक माना जाता है। यानी बाढ़ ही हो सकता है जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया हो। और RL स्टालिन एवं AN घोष साहब का कहना है कि जलवायु परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र काफ़ी गर्म क्षेत्र था। आज के बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, ये राजस्थान वाला इलाका है, ये क्षेत्र काफ़ी गर्म है। जलवायु परिवर्तन यानी इस जगह का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा, जिसके कारण जल आदि सूख गए और लोग यहाँ से छोड़ के चले गए। इस सभ्यता का अंत हो गया। और MR सहनी जी का कहना है कि भूगर्भिक परिवर्तन हुआ, यानी भूकंप आदि कुछ हुआ होगा जिसके कारण ये टूट फाट गया, सब लोग सब छोड़ के भाग गए यहाँ से और इस सभ्यता का पतन हो गया। फिर एक है ST लैम्ब्रिक साहब, जिन्होंने अस्थिर नदी तंत्र यानी वही नदी अपना मार्ग बदलने वाला थ्योरी दिए थे, यानी इस तरह की। फिर रेक्स साहब ये भूकंप के बारे में बोलते हैं। यानी कई सारी थ्योरियां दिया गई, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला कि इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, लेकिन सबसे प्रामाणिक जो माना जाता है अस्थिर नदी तंत्र यानी बाढ़ आदि की संभावनाएं, यानी बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। ये सबसे प्रामाणिक थ्योरी है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। यानी आज हमने पढ़ा यानी उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति क्या थी, उसका पतन कैसे हुआ। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ। यानी ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलें कौन कौन सी थी, उसका खोज किसने किया, यानी किस नदी के किनारे स्थित है, वो भारत में, पाकिस्तान, यानी इस तरह की कुछ जानकारियां हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पे स्थित है, यानी अभी ये पाकिस्तान में है, इसकी खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। फिर दूसरा है मोहनजोदारो, यानी मोहनजोदारो जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये पाकिस्तान के लड़काना जिले में अवस्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में अवस्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। फिर तीसरा है सुतका गेंडोर, ये दासक नदी यानी बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। इसको RL स्टाइन और 1927 में इसकी खोज की गई थी, जॉर्ज डेल सादी भी थे। फिर आमड़ी है, ये भी सिंधु नदी के किनारे। चहुद्रो, ये सिंधु नदी पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा जो कि घाघरा नदी यानी राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा याद रखिएगा, चूड़ी का साक्ष्य मिला था, चूड़ी यहाँ से प्राप्त हुई थी। फिर कोटजी जो कि सिंधु नदी पाकिस्तान में अवस्थित है। फिर है रोपर जो कि सतलज नदी पंजाब में स्थित है, यानी यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज किया था। फिर रंगपुर यानी मंदर नदी के तट पर गुजरात में हुआ था। फिर सुरकोटदा कच्छ गुजरात, यानी जगह और ये कहाँ स्थित है ये चीज़ें याद होना चाहिए। लोथल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लोथल जो कि गुजरात में है। रंगनाथ राव ने 1957 में इसका खोज किया था। आलमगीरपुर, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में है। यानी भारत में भी जो कुछ है उसका मुख्य रूप से याद रखना है। यानी मुख्य रूप से बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, चहुद्रो, कोटजी, रोपर, लोथल, आलमगीरपुर, धौलावीरा जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग प्रदान किया गया है, ये कच्छ गुजरात में स्थित है। बीबी लाल और RS बिष्ट द्वारा 1990-91 में इसकी खोज की गई थी, हाल ही में उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है। फिर राखी गढ़ी जो कि घाघरा नदी यानी हरियाणा में स्थित है, सूरजभान साहब ने इसकी खोज की थी। फिर है ये सीताथल हरियाणा, ये भी सूरजभान साहब ने खोज की थी। फिर है राखी गढ़ी, मिताथल, बनवाली, बालाकोट, भगवानपुर, कुनाल इत्यादि कई सारी जगह थी। यानी ये सभ्यता काफ़ी बड़ी थी। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में गुजरात तक
पूरब में उत्तर प्रदेश यानी मेरठ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक 12,99,000 वर्ग किलोमीटर में फैली यह एक विशालतम नगरीय सभ्यता थी। आज हमने सिंधु सभ्यता के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी किया और आगे के चैप्टर में हम इससे आगे देखेंगे। हम आर्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि आर्य भारत आए किस तरह से। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।